ईयर का जो सेकंड पेपर है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, जिसकी हमने सेकंड यूनिट जो स्टार्ट कर रखी है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अपना टॉपिक प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो स्टार्ट की थी। इसमें हमने प्रीएम्बल के बारे में पढ़ा कि वो क्या होती है, जो डिफरेंट हमारे एजुकेशनिस्ट थे उनकी हमने जो डेफिनेशन थी वो की। तो उसके बाद हमने इसकी विशेषता शुरू की है कि प्रीएम्बल की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें किस किस चीज के बारे में, किस किस जो संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, किस किस बात के बारे में हमें पता चलता है कि भारत के संविधान में भारत के और भारत के लोगों के बारे में क्या क्या लिखा है। तो इसके सबसे पहले हमने किया भारतीय लोक संवैधानिक सत्ता का स्रोत है, कि भारत के लोग ही क्या है, संवैधानिक सत्ता का स्रोत है। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न राज्य है कि वो आंतरिक और बाहरी जो शक्तियां हैं उनके नियंत्रण से बाहर है। भारत एक समाजवादी राज्य है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हम आगे बात करेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। आगे हम बात करते हैं, फिफ्थ पॉइंट पर आते हैं हम। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, मतलब यहाँ पे लोकतंत्र है, लोगों की जो मताधिकार के अकॉर्डिंग भारत का जो शासन है वो चलाया जाता है। भारत में लोकतंत्र की स्थापना की गई है। यहाँ पे क्या है, जनप्रतिनिधि कानून के द्वारा लोकतंत्र को जो क्रियान्वित किया गया है। तो लोकतंत्र भारतीय संविधान में से उन जो मौलिक मूल्यों में से एक है। भारतीय संविधान में बहुत से जो मौलिक मूल्य दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज की बात की गई है। तो लोकतंत्र उन मौलिक जो मूल्य हैं उनमें से एक है जिन्हें प्राप्त किया गया है भारत के नागरिकों के द्वारा। भारतीय संविधान उनको भारतीय नागरिकों को प्रदान करता है। लोकतंत्र शब्द को न केवल जो प्रस्तावना है उसमें स्थान दिया गया है, अपितु इसको जो लागू है वो प्रॉपर रूप से लागू किया गया है। और लागू करने के लिए जो संविधान में अनेक व्यवस्थाएं लागू की गई हैं, जो पूरे कानून हैं वो लागू किए गए हैं, ताकि अगर भारत देश लोकतंत्र का नाम दिया गया है तो लोकतंत्र इसमें पूर्ण रूप से सफल रहे। लोकतंत्र का आधार है वो क्या होते हैं, निष्पक्ष और स्वतंत्र जो चुनाव होते हैं वो होते हैं। लोग अपनी मर्जी से जो अपने वोट का अधिकार है उनको वोट देने का, तो अपने मत का प्रयोग अपनी मर्जी से करते हैं। वो जिस चाहे कैंडिडेट को अपना जो वोट दे सकते हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं होता कि उन्होंने किस कैंडिडेट को जो अपना है वोट देना है। तो इसका आधार निष्पक्ष और स्वतंत्र जो चुनाव होते हैं हम उनको मान सकते हैं। इसके लिए जो चुनाव आयोग है उसका प्रावधान किया गया है। और तीसरे अध्याय में जो धारा 19 है, तीसरे अध्याय में लोगों को धारा 19 के अंतर्गत तीसरे अध्याय में धारा 19 के अंतर्गत लोगों को क्या एक जो स्वतंत्रता है, जो वोट देने की स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की जो व्यवस्था है वो की गई है। और जो भारत के लोग हैं, भारत के लोग वैश्विक मताधिकार के अंतर्गत क्या है, अपना वोट अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो आज जो भारतीय लोकतंत्र का जो सच्चा चरित्र है वो भारत के जो चुनाव प्रणाली है उसमें क्या है, हम देख सकते हैं, उसका जो सच्चा चरित्र है वो स्पष्ट होता है। आगे हम बात करते हैं, भारत एक गणराज्य है। भारत एक गणराज्य है। हमने पीछे किया समाजवादी राज्य भी है, धर्मनिरपेक्ष राज्य भी है, लोकतांत्रिक भी है। और अब बात करते हैं गणराज्य की, कि इंडिया एज ए रिपब्लिक। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक गणतांत्रिक देश है वो घोषित किया गया। जो भारत की संविधान की जो प्रीएम्बल है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि भारत एक गणतांत्रिक देश है। इसका अभिप्राय यह है कि भारत में संवैधानिक प्रमुख लोगों या
जो नेता है हमारे, तो उन लोगों को प्रत्यक्ष एवं जो अप्रत्यक्ष रूप है उसके रूप में जो चुना जाता है। मेडिसन है एक, हमारे जो एजुकेशनिस्ट रहे हैं मेडिसन, मेडिसन ने इस रिगार्डिंग क्या कहा है। मेडिसन का कहना है कि गणतंत्र एक ऐसी सरकार होती है जिसमें शक्तियों का स्रोत अथवा शक्तियों का स्रोत प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जनता का महान समूह हो और जिसकी शक्तियों का प्रयोग उन लोगों के द्वारा किया जाए जो अपने पद पर निश्चित समय के लिए जनता की प्रसन्नता अथवा अपने सद्भाव तक रहते हो। मतलब वो जनता की सेवा करने के लिए अपना जो निश्चित समय के लिए कुर्सी पर आसीन रह सकते हैं, वो लोगों द्वारा ही चुने हुए लोगों के ही जो लोग हैं वो होते हैं। भारत का संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति होता है, संवैधानिक जो प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, तथा राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसके द्वारा होता है, एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। उसमें जो सारे लोग होते हैं वो जिन लोगों को अपने लोगों को चुन कर भेजते हैं आगे, उन लोगों का जो एक निर्वाचन मंडल है जो उनकी वोट के द्वारा क्या होता है, जो राष्ट्रपति का वो चुनाव करते हैं। इसका चुनाव भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है तथा ये भारत सरकार का राष्ट्रपति तथा संवैधानिक प्रमुख भारतीय जनता के द्वारा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इसमें भारतीय जो गणराज्य है, भारतीय गणराज्य की जो झलक है वो साफ दिखाई देती है। राष्ट्रपति को चुनना और बाकी जो और भी मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर प्रधानमंत्री, जितने भी जो मेंबर चुने जाते हैं हमारे संसद में बैठने के लिए, देश को चलाने के लिए, देश की सत्ता में आने के लिए, वो सारे डायरेक्टली लोगों के द्वारा जो वोट है वो दी जाती है, प्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुने जाते हैं। अगर हम संवैधानिक प्रमुख की बात करें तो उसमें अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वारा ही राष्ट्रपति को चुना जाता है। तो आगे हम बात करते हैं जस्टिस की, न्याय की, भारत की न्याय प्रणाली की। तो भारत में क्या है, लोगों को, भारत के जितने भी नागरिक हैं, हर एक नागरिक को बराबर हक है कि उनको न्याय मिले, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हो, चाहे वो एक हम कह सकते हैं आम इंसान हो, चाहे वो किसी कैटेगरी से हो, चाहे वो जनरल कैटेगरी से हो, चाहे वो बैकवर्ड कैटेगरी से हो, चाहे वो ऐसी कैटेगरी से हो, लेकिन उसके लिए जो कानून की व्यवस्था है वो समान रूप से की गई है। जैसा कि अमीर लोगों के लिए कानून बनाए गए हैं वैसी व्यवस्था है वो गरीब लोगों के लिए कानून की व्यवस्था की गई है। तो हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार के जो कानून है उसकी बात की है। सबसे पहले हम बात करते हैं सामाजिक की, सोशल न्याय की। सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक न्याय क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल एनिमल, वो समाज में रहता है, समाज में रहते हुए समाज के विभिन्न लोगों के साथ उसका जो जिंदगी जीता है तो विभिन्न लोगों के संपर्क में आता है, किसी के साथ जो अपनी चीजें हैं वो शेयर करता है, क्योंकि अकेला इंसान जिंदगी नहीं जी सकता। समाज में रहते हुए तो उसे समाज के लोगों की हेल्प लेनी भी पड़ती है और समाज के लोगों की हेल्प है जो करनी भी पड़ती है। तो समाज में रहते हुए उसको सामाजिक न्याय किस बेसिस पे मिलना चाहिए, तो भारत में जातिगत व्यवस्था के परिणाम स्वरूप, जातिगत व्यवस्था मतलब कई नॉर्मल कैटेगरी से जनरल कैटेगरी से आ जाते हैं, कई एससी कैटेगरी से आ जाते हैं, कई बीसी कैटेगरी से हैं, कई एसटी कैटेगरी से हैं। तो कैटेगरी जो हमारी ही बनाई हुई है, तो सामाजिक न्याय में उस जो जातिगत जो व्यवस्था है उस स्थिति में भेदभाव को लेकर अनेक प्रकार के जो प्रावधान है वो दिए गए हैं। छुआछूत के लिए जो छुआछूत को दंडनीय अपराध माना गया है, इसलिए छुआछूत के खिलाफ क्या है,
कानूनन जो सहायता है, जो कानूनन न्याय है वो लोगों को मिल सकता है। छुआछूत की समाप्तियां जैसे दंडनीय अपराध घोषित करना, कानून का शासन, भेदभाव की समाप्ति, अफसरों की समानता, वो अफसर एजुकेशन के रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, वो अफसर है वो जो जॉब्स निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसके रिगार्डिंग भी हो सकते हैं, आपको जो एडमिशन लेना है उसके रिगार्डिंग हो सकते हैं। सॉरी। तो बहुत जगह जो समानता के अवसर हैं वो प्रोवाइडेड किए गए हैं, तो सामाजिक न्याय की वहां पे व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को हीन भावना जो वो ग्रस्त ना कर ले, लोग अपनी जो जिंदगी है वो अच्छे तरीके से जी सकें। क्योंकि प्राचीन समय में हमारा जो भारतीय समाज था वो वर्णों के अकॉर्डिंग, जातियों के अकॉर्डिंग बटा हुआ था। मेनली 4 वर्ण उस टाइम पे थे। हम बात कर सकते हैं जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। तो ब्राह्मण को सबसे ऊंची जात माना जाता था, ऊंची कैटेगरी में माना जाता था। जो पढ़ने लिखने का, जो धार्मिक काम थे वो ब्राह्मण के हिस्से आते थे। क्षत्रियों को एक सेना के रूप में माना जाता था, जो राज्य है राजा की रक्षक होती थी। और अगर हम बात करें वैश्य की, तो वैश्य जो थे वो एक तरह के बिजनेसमैन थे, तो वो व्यवसाय था जितना भी वो उनके हिस्से आता था। लास्ट में जो बच गए शूद्र, तो वो उनको दासोचित भी कहा गया। तो उनको जो सबसे ज्यादा शोषण था वो क्या था, वो जो शूद्र जाति के लोग होते थे उनका होता था एक तरह से वो नौकर की जिंदगी जीते थे, दूसरों की सेवा करना ही उनका जो काम माना गया था। लेकिन हमारे संविधान में लोगों को सामाजिक रूप से न्याय है, हम उसका जात को लेकर उसमें भेदभाव नहीं कर सकते, उसकी भाषा को लेकर हम उससे भेदभाव नहीं कर सकते, उसका शोषण नहीं कर सकते। आगे हम बात करते हैं सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की। आर्थिक मतलब फाइनेंशियली। प्रस्तावना में उद्देश्य के रूप में स्थापित आर्थिक न्याय को स्थापित करने के उद्देश्य से संविधान के जो चौथा अध्याय है, चौथे अध्याय में विभिन्न धाराओं में जो आर्थिक न्याय है उसको प्रदान करने की जो व्यवस्थाएं हैं वो किए गई है। इसमें धन के केंद्रीयकरण को रोकना, आर्थिक सुरक्षा का प्रावधान करना, रोजगार अथवा जो काम है, काम धंधे का जो अधिकार है वो प्रदान करना, आर्थिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करना अभी भी हमारे लिए जो बाकी है। क्योंकि अभी भी हमारे समाज में जो सारे लोग हैं वो एक जैसे नहीं है। हमारी जो मैक्सिमम जनता है, इंडिया के मैक्सिमम जो लोग हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो बीपीएल में आते हैं। तो इसलिए उनकी आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक उनका स्तर सुधारने के लिए उन्हें एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी जो फैसिलिटी है, स्पेशल फैसिलिटी उन्हें प्रदान की जाती हैं, जो खास करके वीकर सेक्शन है, जो एसटी, एससी या बीसी या फिर वीमेन की बात करें तो उन्हें बहुत सारी जो फैसिलिटी है वो हमारे संविधान में उन्हें प्रदान की गई है ताकि उन्हें आर्थिक न्याय मिले, उनका जो आर्थिक स्तर है वो सुधरे। अगर उनका एजुकेशन स्तर सुधर जाता है फिर उनका आर्थिक और जो सामाजिक स्तर सुधरने में जो बहुत ही हेल्पफुल है। आगे हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय की। पहले हमने जो बात की सामाजिक और आर्थिक न्याय की हमने बात की, अब हम बात करते हैं राजनीतिक न्याय, पॉलिटिकल की। तो पॉलिटिकल में क्या हो सकता है, राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए यहाँ स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो प्रदान किया गया है। वही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राजनीतिक अधिकारों को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से संसद में, विधानसभाओं में, स्थानीय निकायों में अनेक प्रकार के जो स्थान है वो आरक्षित किए गए हैं। इन्हें जो राजनीतिक है, जो पॉलिटिकल है, अगर बात करें हम तो उसमें क्या है, उनको कुछ जो स्थान है वो रिजर्व किए गए हैं। जैसे हम बात करते हैं, हम ग्राउंड लेवल से ही बात करेंगे, छोटे से गांव की बात करेंगे, वहां पर भी क्या है, अगर वहां पे चुनाव होते हैं, वहां पे चुनाव सरपंची को लेकर अगर चुनाव होते हैं तो वहां पे सरपंच के लिए भी वहां पे सीट जो रिजर्व है,
किसी टाइम के बाद जो सरपंची आती है वो रिजर्वेशन में आती है, वहां पे सिर्फ क्या है एससी या बीसी कैटेगरी के लोग अपने जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और हर वार्ड के अकॉर्डिंग जो मेंबर चुने जाते हैं उसमें भी क्या है वार्ड के हिसाब से रिजर्वेशन है। हर वार्ड में वहां पे जनरल कैटेगरी का जो पर्सन है वो मेंबर नहीं बन सकता। तो इस प्रकार जो हमारी राजनीति है उसमें भी एमएलए की सीट तक, एमपी की सीट तक क्या है रिजर्वेशन कोटा है वो ईयर वाइज है, वो प्लान वाइज आता है कि कितने सालों के बाद यहाँ पे जनरल या फिर जो कैटेगरी है एससी कैटेगरी या बीसी या एसटी कैटेगरी का जो कैंडिडेट होगा वो उस सीट पे चुनाव लड़ सकता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का कहना है कि राजनीतिक प्रजातंत्र अपने आप में पर्याप्त नहीं है जब तक इसका आधार सामाजिक प्रजातंत्र ना हो। सामाजिक प्रजातंत्र से क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय है कि जीवन का एक तरीका है जो इस चीज को मान्यता देता है कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व को अलग अलग रूप से नहीं देखना चाहिए। ये तीनों एक ऐसे ही त्रिकोण का निर्माण करते हैं जिसमें से अगर एक को परीक्षित कर दिया जाए तो दूसरे को वो समाप्त करके प्रजातंत्र के जो उद्देश्य को वो नष्ट कर देगा। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता और न ही समानता को स्वतंत्रता से अलग किया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं स्वतंत्रता की, लिबर्टी की बात करते हैं। जो प्रस्तावना है उसका उद्देश्य है, उसकी जो विशेषता है वो स्वतंत्रता भी है। अब स्वतंत्रता में क्या हो सकता है कि संविधान की प्रस्तावना में विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो प्रदान की गई है। पर्सन के किसी के भी विश्वास की, उसकी उपासना की, पूजा अर्चना करने का जो तरीका है उसमें क्या है स्वतंत्रता का जो उद्देश्य है वो स्थापित किया गया है। संविधान के तीसरे अध्याय में, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीसरा अध्याय लिखा गया है, उसमें तीसरे अध्याय में स्वतंत्रता एवं धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है इसके अंदर ये प्रावधान दिए गए हैं कि व्यक्ति अपनी इच्छा से अपना धर्म रख सकता है, किसी भी धर्म में जा सकता है, अपनी पूजा पाठ, अपनी उपासना अपनी मर्जी से कर सकता है, जिससे कि स्वतंत्रता के जो उद्देश्य है उसको अच्छे रूप से प्राप्त कर सके। धारा 19 से 22 जो धारा है 19 से 22 और 25 से 28 के अंदर, धारा 19 से लेकर 22 फिर 25 से लेकर 28 की बात की गई है कि 28 के अंतर्गत नागरिकों को अनेक प्रकार की व्यक्तिगत, राजनीतिक एवं धार्मिक जो स्वतंत्रताएं हैं वो प्रदान की गई हैं। तीसरे अध्याय में वर्णित इन स्वतंत्रताओं का हनन साधारण परिस्थिति में नहीं किया जा सकता। हम किसी का हक, हम किसी का अधिकार उससे नहीं हो सकते कि वो अपने अनुसार धार्मिक जो अपनी बातें हैं, जो रीति रिवाज है वो ना करें। हर एक पर्सन को शिक्षा की स्वतंत्रता है, अपनी मर्जी की शिक्षा ले सकता है, अपनी मर्जी से वो अपने धर्म चेंज कर सकता है, अपनी मर्जी से वो अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है, लेकिन इसमें वो किसी और को हर्ट ना करे। आगे हम बात करते हैं इक्वालिटी की, समानता की। समानता, इक्वालिटी, जैसे हम समानता को लेकर पीछे एक पूरा टॉपिक कर चुके हैं कि समानता क्या होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता के जो आदर्श है उसको स्वीकार किया गया है। समानता की जो स्थापना है वो इसलिए भी की गई है ताकि स्वतंत्रता का जो दुरुपयोग है उसे रोका जा सके। अब हर इंसान को शिक्षा लेने का अधिकार है, उसका फंडामेंटल राइट है, स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकार है तो जो वीकर सेक्शन है, जो पिछड़ा हुआ वर्ग है वो पीछे रह जाए। इसलिए उसको भी आगे समानता में दिया गया है कि अगर हर एक को शिक्षा लेने की स्वतंत्रता है तो समानता का अधिकार भी है, हर एक इंसान शिक्षा ले सकता है,
जिसमें 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी जो एजुकेशन है उसका प्रावधान दिया गया है। समानता की दोबारा ही सामाजिक न्याय एवं जो सद्भावना है उसको जो प्राप्त करने का लक्ष्य है वो हमारा पूरा हो सकता है। संविधान के 3रे अध्याय में जो प्रथम मौलिक अधिकार में समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के व्यापक जो प्रावधान है वो किए गए हैं। इसलिए स्वतंत्रता के साथ साथ क्या है, समानता भी जरूरी है। धर्म को लेकर समानता जरूरी है, शिक्षा को लेकर समानता की जो जरूरत है, ताकि जो भेदभाव है या फिर किसी का शोषण ना हो सके। आगे हम बात करते हैं भ्रातृत्व की, फ्रेटर्निटी की, भाईचारे की। तो हमारे जो प्रस्तावना है उसकी विशेषता भ्रातृत्व भी है। ये हमारे भ्रातृत्व को प्रमोट करती है, भाईचारे को प्रमोट करती है। भारत को एकता के सूत्र में बांधने के उद्देश्य से प्रस्तावना में जो भातृभाव नाम का शब्द है, जो भातृभाव शब्दावली है, उसको शामिल किया गया है। यह इसलिए आवश्यक है कि भारत जो विभिन्न धर्मों का देश है, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न जातियों से लोग यहाँ रहते हैं, तो उसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। इसलिए आवश्यक है यह कि सभी अपने आप को धर्म, जाति, समुदाय, संप्रदाय, भाषा या फिर क्षेत्र से अलग करके भारतीयता की जो भावना का है वो विकास करें, वो अपने आप को धर्म से ऊपर उठाएं। क्योंकि आमतौर पे देखा जाता है कि जब लड़ाई झगड़े या दंगे होते हैं तो उसके पीछे का जो मेन रीजन क्या होता है, वो या तो भाषा हो जाती है या फिर धर्म हो जाता है या फिर क्षेत्र हो जाता है। तो इसलिए हमें अपने धर्म से ऊपर उठकर अपनी जो भारतीयता की एकता है उसको बनाए रखना है। हमारे देश की एकता और अखंडता को खतरे में नहीं डालना। जो हमारी पर्सनल लाइफ है वो हम अपने तरीके से जी सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार जी सकते हैं, अपनी भाषा बोल सकते हैं, लेकिन जब राष्ट्र की बात आती है तो हमें सभी को मिलजुल कर काम करना होगा। हमारे राष्ट्र के लिए मिलजुल कर क्या है कदम उठाने होंगे ताकि हम अपनी भारतीयता का विकास कर सकें। यह सभी भारतीयों को राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण है उसे अपनाने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रवादी जितना हम इन छोटी छोटी बातों से दूर रहेंगे, भाषा को लेकर, धर्म को लेकर लड़ाई करने की जगह हमें क्या है, हमारा जो दृष्टिकोण है हमें उसे व्यापक करने की जरूरत है ताकि हम अपने देश का जो विकास है वो कर सकें। भ्रातृत्व की भावना को बल प्रदान करने के लिए संघात्मक शासन व्यवस्था के बावजूद एक गहरी नागरिकता का जो प्रावधान है वो किया गया है। आगे हम बात करते हैं व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान में विश्वास। व्यक्ति की गरिमा एवं सम्मान में विश्वास। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका मान सम्मान हो। किसी भी व्यक्ति को जो बेइज्जती है वो मंजूर नहीं होती। हर व्यक्ति चाहता है कि हम समाज में रहते हुए एक दूसरे का जो मान सम्मान करें ताकि हमारे जो संबंध है वो अच्छे रहे। तो इसलिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय होने पर गौरव प्रदान करने के लिए जो भावना है उस भावना के लिए प्रेरित करता है कि हर व्यक्ति को अपने ऊपर जो एक मान महसूस करना चाहिए कि वो भारत का नागरिक है। क्योंकि जो भारत की प्रस्तावना की शुरुआत है वो कहाँ से होती है, हम भारत के लोग हैं। इसलिए क्या है कि हमें अपने धर्म जाति को छोड़कर जो हम भारत के नागरिक हैं की भावना है उसको मजबूत करना होगा। तो भारतीय होने पर जब हम गौरव करेंगे तो क्या है, व्यक्ति की गरिमा और जो मान सम्मान है हम सबको देंगे। क्योंकि जब तक धर्म और ये जात के मुद्दे रहेंगे तब तक हम एक दूसरे को मान सम्मान नहीं दे सकते। इसलिए हमें अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए और दूसरों की जो गरिमा है वो बनाए रखने के लिए हमें अपने आप को भारत के नागरिक के रूप में देखना होगा। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीयों को दूसरे दर्जे का जो नागरिक है वो समझा जाता था। यह
संविधान भारत को या फिर भारत के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता की भावना है वो प्रदान करता है। जो हमारा संविधान लिखा गया है यह प्रत्येक भारतीय को सम्मान प्रदान करता है। यह व्यक्ति की व्यक्तिगत जो गरिमा है उसको महत्व देता है। जब हम एक दूसरे का मान सम्मान करेंगे तो हमारा भी वापस में मान सम्मान होगा, तो गरिमा और जो सम्मान है वो हमारा बढ़ेगा और हम गौरव महसूस करेंगे। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता का संकल्प। एकता एवं अखंडता का संकल्प हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखना, क्योंकि जिस दिन भारत की एकता और अखंडता टूटेगी तो क्या है, हमारे देश को गुलाम होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, जो हमारे देश को बिखरने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अंत में जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें यह वचनबद्धता दोहराई गई है कि भारत का जो संविधान है यह भारत को एक ऐसी सांस्कृतिक एकता प्रदान करेगा जिससे कोई भी अपने आप को इससे अलग ना समझे, क्योंकि हम सब जो लोग हैं वो भारतीय संस्कृति के ही जो लोग हैं, जो हमारे देश की विभिन्न संस्कृतियां हैं तो वो क्या है, वो हमारी भारतीय संस्कृति में से ही निकली है। इसलिए हमें अपनी भारतीय जो संस्कृति है उस पे गौरव, उसमें मान महसूस करना चाहिए और अपनी भारतीय संस्कृति को एकता प्रदान करने के लिए कदम उठाने चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए अल्पसंख्यकों को पर्याप्त मात्रा में जो विशेष अधिकार है वो प्रदान किए गए हैं। 22 भाषाएं हैं जो हमारी, जो 22 लैंग्वेजेस हैं उसको क्या है, संविधान में मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है। 22 जो लैंग्वेज है वो हमारे संविधान में रजिस्टर्ड की गई है। इसके द्वारा भारतीयों, इसका जो मेन उद्देश्य है उसमें भारतीयों में ऐसा संचार करना है जिससे कि वे अपने आप को जो राष्ट्र की सेवा है उसके लिए समर्पित करें, राष्ट्रीय एकता के लिए वो संकल्प लें। तो ये हमारा जो टॉपिक था प्रीएम्बल का, जो प्रस्तावना का, संविधान की प्रस्तावना का, वो हमारा टॉपिक इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया। हमने पिछले लेक्चर में इसकी डेफिनेशंस की थी, परिभाषाएं की थी, फिर कुछ पॉइंट्स दिए थे 3-4, तो उसके बाद हमने इस लेक्चर में इसके जो बाकी रहते पॉइंट्स थे हमने इसके बारे में पढ़ा कि हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है उसका क्या उद्देश्य है। तो ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही।